अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुशहाल रखे और अपने अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जनाब, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इमिग्रेशन में न्यू चेंजेस आए और काफ़ी चेंजेस आए थे, जिसमें सबसे मेजर चेंज जो आया था वो ये था कि भाई आपकी वीज़ा की फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई थी, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस। और वीज़ा एप्लीकेशन की हर कैटेगरी में फ़ीस इंक्रीज़ की गई थी 15 से 20%। और ये वीज़ा फ़ीस हर कैटेगरी की इंक्रीज़ हुई थी, चाहे आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते थे, चाहे आप एज अ स्पाउस यहाँ पे आ रहे हैं, एज अ डिपेंडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे यूके आ रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं या आप शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के थ्रू आ रहे हैं, आपकी वीज़ा फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई है। और उसी वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, और इससे पहले भी जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन चेंजेस, मैं एक मंथ मुसलसल कहती आ रही हूँ कि आईएचएस की फ़ीस इंक्रीज़ होने वाली है। बस डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये इंक्रीज़ होगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही थी। और आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे सैड न्यूज़, टू बी ऑनेस्ट, इट विल इफेक्ट एवरीवन, चाहे कोई यूके में मौजूद है या यूके आने वाला, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्पाउस, एज अ स्किल वीज़ा कैटेगरी होल्डर, सबको इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि आईएचएस की काफ़ी ज़्यादा फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है। आज के व्लॉग में हम इसी पे बात करेंगे कि कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। अगर आप स्किल वीज़ा कैटेगरी होल्डर हैं तो आप कितना पे करेंगे 5 साल की आईएचएस फ़ीस। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कौन इस फ़ीस से एग्जैम्प्ट है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे करंट फ़ीस को अवॉइड कर सकते हैं। आपने करना यह है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी रिगार्डिंग आईएचएस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, यहाँ मैं एक दिल से क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आईएचएस की फ़ीस होती क्या। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा आईएचएस का वर्ड, उन्हें नहीं पता होगा कि आईएचएस होता है क्या, एक्चुअली किस लिए ये फ़ीस ली जाती है आपसे। देखिए, जब आप यूके में वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो आपको दो तरह की फ़ीस पे करना पड़ती है। एक होती है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस और एक होती है आईएचएस फ़ीस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अच्छा, आईएचएस की फ़ीस एक मैंडेटरी फ़ीस है और हर एक को ये पे करना पड़ती है अगर आप यूके आना चाहते हैं और यहाँ आके रहना चाहते हैं या यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। जस्ट सपोज आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो भी आपने आईएचएस फ़ीस भरनी है, क्योंकि आप 1 साल यहाँ पे रहेंगे। अगर आप स्किल वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे हैं, 5 साल यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो भी आपको आईएचएस फ़ीस भरना पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती चलती हूँ कि अगर आप यूके विजिट करना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो आईएचएस फ़ीस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। आईएचएस फ़ीस एक्चुअली उन पे एप्लीकेबल नहीं होती जो 6 महीने या फिर 6 महीने से कम अरसे के लिए यूके विजिट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आईएचएस फ़ी क्या कवर करती है। अगर आप आईएचएस फ़ी पे कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा यूके में। आईएचएस फ़ी पे करने के बाद आप यूके का हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। यूके में आप ऑल ओवर द यूके अगर हेल्थ सर्विस लेना चाहते हैं तो आप एनएचएस के थ्रू लेते हैं। एनएचएस यहाँ पे नेशनल हेल्थ केयर सर्विस है और ये यूके की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का इदारा है जो कि पूरे यूके में हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे अगर प्राइवेटली जाना चाहते हैं तो प्राइवेटली आपकी आईएचएस की फ़ीस कवर नहीं करती, प्राइवेट अपनी आप पॉकेट से पे करते हैं। लेकिन आईएचएस फ़ीस से फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे जीपी से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी आपके इशूज़ हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स फ्री में ले सकते हैं। आप यहाँ पे मैटरनिटी जितनी भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे फ्री होते हैं आपको। उसके अलावा आपको इमरजेंसी केयर यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और ये भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि देखिए, यहाँ पे जितनी भी सर्जरीज होती है ना, आपकी बड़ी से बड़ी हो, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, खुदा ना खास्ता कैसी बीमारी हो जिसकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है हमारे मुल्कों में, यहाँ पे एनएचएस उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करती है। आपके रहने पीने से लेके, आपके खाने से लेके, आपकी मेडिसिन से लेके, आपके एडमिशन से लेके, आपकी जब तक आप निकल नहीं जाते वहाँ से, एनएचएस उसका खुद ख्याल रखती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईएचएस आपकी कवर नहीं भी कवर करती। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको अपनी जेब से फिर भी पैसे पे करना पड़ते हैं आफ्टर पेइंग आईएचएस फी। लाइक यहाँ पे अगर आप डेंटल केयर की बात करते हैं, डेंटिस्ट को दिखाने की यहाँ पे आपको खुद पैसे देना पड़ते हैं। ऑल्दो वो एनएचएस में कवर होते हैं, प्राइवेट डेंटिस्ट नहीं होते, वो एनएचएस वाले अलग होते हैं, प्राइवेट अलग होते हैं, आई मीन टू से। लेकिन अगर आप एनएचएस के डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो आपको फिर भी डेंटिस्ट की फीस देना पड़ती है। ऑल्दो डिस्काउंटेड प्राइस होते हैं लेकिन आप देते हैं। इसके अलावा आपकी जो ऑप्टिकल केयर होती है, ऑप्टिशियंस को अगर आपने दिखाना है तो भी आप अपनी जेब से पैसा पे करते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेडिकेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो होती है, उसके पैसे भी अपनी जेब से पे करते हैं आप। और आजकल जो प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 9.65 पेंस पर आइटम, और हर साल ये चार्जेस थोड़े बहुत इंक्रीज होते रहते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जब आप ब्रिटिश सिटीजन हो जाते हैं तो फिर आप पे आईएचएस की फ़ी एप्लीकेबल नहीं होती। आपके बस टैक्सेस का कुछ अमाउंट जा रहा था एनएचएस को, लेकिन एज एन इमिग्रेंट आपके टैक्सेस का अमाउंट भी जाता है एनएचएस को और आप आईएचएस फ़ी भी पे कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर बिकमिंग ब्रिटिश सिटीजन आप नहीं पे करते, लेकिन ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद आप डेंटल केयर, ऑप्टिशियन और प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस फिर भी अपनी ही जेब से पे करते हैं।
अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कि IHS फी किन पे एप्लीकेबल नहीं होती, कौन एग्जाम्प्ट होते हैं इससे टोटली। सो जी, हेल्थ एंड सोशल केयर जो स्टाफ होता है उनके ऊपर IHS फी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती, उनकी पूरी फैमिली पे एप्लीकेबल नहीं होती IHS की फी। लाइक आपके पास डॉक्टर हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, आपके पास केयर वर्कर्स हो गए, आपके पास नर्सिज हो गई, इनके ऊपर IHS की फी एप्लीकेबल नहीं होती। सो इनके अलावा हर एक के ऊपर IHS फी एप्लीकेबल होती है। लेकिन यूके के अंदर IHS फी भी दो तरह की, एक वो है जो हर एक एडल्ट पे एप्लीकेबल होती है, लाइक अबव 18 जो भी बंदा है, एक वो है जो अंडर 18 स्टूडेंट्स पे या फिर यूथ मोबिलिटी स्कीम एप्लीकेंट्स पे अप्लाई होती है। सो इस वक्त जो यूके के अंदर नॉर्मल IHS फी है वो है 624 पाउंड, और डिस्काउंटेड फी जो है जो कि अंडर 18 पे अप्लाई होती है वो है 470 पाउंड। बट चाहे नॉर्मल फी हो या फिर डिस्काउंटेड फी हो, ये दोनों ही फी इंक्रीज होने वाली है 16 जनवरी 2024 से। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि फी इंक्रीज हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि जितनी ये फी इंक्रीज कर रहे हैं ये अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है। मतलब 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, अबाउट 66% फी इंक्रीज हो रही है। मतलब करंट IHS फी अगर 624 है तो ये अब नई जो इंक्रीज होकर प्राइस होगी वो है 1035 पाउंड। अगर डिस्काउंटेड फी इस वक्त 470 है तो इंक्रीज होने के बाद 776 पाउंड हो जाएगी। और आपने IHS की फी उसी वक्त सबमिट करनी होती है जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर होते हैं वीजे की। मतलब आप पहले एप्लीकेशन फी सबमिट करेंगे, वीजा एप्लीकेशन फी, देन आप सबमिट करेंगे IHS की फी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने ड्यूरेशन का आपको वीजा इशू किया जाता है ना, जैसे सपोज 3 साल का इशू किया जा रहा है या 5 साल का वीजा इशू किया जा रहा है, तो आपने उस 5 साल की IHS की फी एक साथ पे करना होती है। इसको क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ। देखिए इस वक्त जो IHS फी है वो 624 पाउंड। अगर कोई इंसान 5 साल का वीजा लेके आ रहा है तो 5 साल की टोटल फी वो पे कर रहा है इस वक्त 3120 पाउंड फॉर 5 ईयर्स। बट आफ्टर 16 जनवरी 2024 के बाद से वो बंदा पे करेगा 1035 पाउंड पर ईयर, जो कि 5 ईयर की लमसम IHS फी बनेगी 5175 पाउंड। अगर आप मुझसे पूछते ना ये पाकिस्तानी रुपीस में IHS फी कितनी बनती है, तो ऑलमोस्ट ये आपकी बन जाती है 17,80,000 समथिंग इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है। और पाउंड का रेट तो आपको पता है दिन रात के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। और ये सिर्फ IHS की 5 साल की फीस है, अभी वीजा एप्लीकेशन फीस नहीं है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1084 पाउंड है। अगर आप इसको टोटल कर लेते हैं तो 6259 पाउंड पर एप्लीकेंट पे करेगा अगर वो स्किल्ड वीजा कैटेगरी पे यूके आता है। सिमिलरली अगर कोई एज अ फैमिली ऑफ 4 यूके आना चाहता है स्किल्ड वीजा कैटेगरी पे आफ्टर 16 जनवरी 2024 की, जहाँ पे मियाँ बीवी और 2 बच्चे आपके साथ हैं, तो आपको जो टोटल कॉस्ट सिर्फ IHS की पड़ेगी वो पड़ेगी 18,110 पाउंड। और अगर आपको यही अमाउंट में कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज में बताऊं ना, तो बंदे को सुन के ही ना अटैक सा आ जाए। मतलब ऑलमोस्ट 62 लाख बनते हैं, बल्कि 62 लाख से भी ऊपर बनते हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे आप ये फी अवॉइड कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर आप 16 जनवरी सन 2024 से पहले यूके आ जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई हम अपने डिपेंडेंट बुलाना चाहते हैं, हम नेक्स्ट ईयर बुलाएंगे, मैं अपने स्पाउस बुलाना चाहता हूँ। अगर आप स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, लाइक अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ यूके आना चाहते हैं स्किल वीज़ा पे, तो कोशिश करें 16 जनवरी सन 2024 से पहले आप अप्लाई करें, अपना केस प्रोसेस करवा दें। इस तरह से आप IHS की फीस सेव कर लेंगे। अगर आप 16 के बाद अप्लाई करते हैं तो आप पे न्यू फी एप्लीकेबल होगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब अनजस्टिफाइड अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि आम बंदे की पसली अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सिमिलरली जो स्टूडेंट जनवरी में आने का सोच रहे हैं वो कोशिश करें कि अपना केस जल्द से जल्द प्रोसेस करवाएं, अपनी IHS की फ़ी, अपनी एम्बेसी फ़ी, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवाएं, ताकि आपको किसी तरह की एडिशनल फ़ी ना पे करना पड़े। अगर आप PSW अप्लाई करने का सोच रहे हैं, यूके में मौजूद हैं आप, तो उसको अप्लाई करें, सोचें मत, क्योंकि अगर आप सोचने बैठ गए तो आपने फिर एडिशनल फ़ी ही पे करनी है। यहाँ मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि अगर आप PSW अप्लाई करने वाले हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, तो कोशिश करें दिसंबर के लास्ट 10 डेज में अप्लाई ना करें। आपकी फाइल सिर्फ अटक के रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस सीजन होता है। दिसंबर के 21 से लेकर जनवरी की 9-10 तक कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा होता, ऑलमोस्ट सब बहुत स्लो चल रहा होता है। तो कोशिश करें उससे पहले जो भी आपने काम करना है करें, ताकि आप पे एडिशनल फी अप्लाई ना हो। बाकी जनाब इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको IHS से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, IHS है क्या, किस पे अप्लाई होता है, कौन एग्जाम्प्ट होता है, कितनी फ़ी आप पे अप्लाई होगी, मैं वो कवर कर सकूं ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। एंड अनटिल नेक्स्ट ब्लॉग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।